हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी कि इसमें हम लोग को पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है और उसका क्या क्या लॉ है। यानी कि लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ये फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं और उसका लॉ नहीं जानेंगे, सिस्टम नहीं जानेंगे, तो फिर क्या पढ़ने से फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। दूसरी तरह से यानी कि मान लीजिए कि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं और सिस्टम से नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट आने का संभावना जो है कम है। यानी कि कोई भी काम यदि आप सिस्टमैटिक कर रहे हैं तो 100% आपका रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कि फोर्स क्या होता है और उसका लॉ क्या है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, देन उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस टॉपिक में यानी कि जो सबसे फर्स्ट रहने वाला है इंट्रोडक्शन। यानी कि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और उसके बारे में इंट्रोडक्शन ही नहीं जानेंगे तो उस चैप्टर को क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या डिफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स क्या होता है। क्लास 8 तक बस हम लोग इतना ही पढ़ते आए हैं क्या कि पुश और पुल को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। नहीं, यहां मामला अलग होने वाला है। अब फोर्स को कुछ अलग तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे? यानी कि उसको इफेक्ट से रिलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का स्पीड बढ़ गया तो किस कारण से बढ़ा? फोर्स से बढ़ा। कोई मूव कर रहा है, वो रेस्ट में आ गया, किस कारण से आया? फोर्स के कारण से आया। या रेस्ट में है, मोशन में आ गया तो किस कारण से आया? फोर्स से आया। किसी चीज का डायरेक्शन चेंज हो गया तो किस कारण से हुआ? फोर्स से। यानी कि इफेक्ट में हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, है कि नहीं? देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा कि टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने तरह के होंगे? तो 2 तरह के होंगे। कौन कौन सा? एक बैलेंस फोर्स और दूसरा होगा अनबैलेंस फोर्स। ऐसे बोला जाए कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में तो स्टूडेंट से भी रिलेट किया जा सकता है। कैसे? जैसे बैलेंस का मतलब क्या? जिसका सारा चीज सिस्टमैटिक हो, स्टडी भी अच्छे से हो रहा है और सोशल मीडिया वाला भी थोड़ा सा काम इधर उधर हो जा रहा है, तो उसका सारा चीज सिस्टमैटिक है तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस बोलेंगे। और अनबैलेंस किसको बोलेंगे? यानी कि बस पढ़ाई वाला क्या है, इधर किनारा हो गया है और उसी में ज्यादा इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उसको अनबैलेंस बोलेंगे, है कि नहीं? तो ये आपको टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ना है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का जो लॉ है वो क्या क्या है। जैसे लिखा गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। उसी में आपको आ जाएगा मास और इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। सबको हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब ये हो जाएगा आपका तो उसके बाद आएगा मोमेंटम एंड मास, यानी कि मोमेंटम क्या होगा और मास, यानी कि मास का रिलेशन तो रहेगा ही, मोमेंटम का आपका उसमें फॉर्मूला में ही देखने को मिलता है कि जब आप मोमेंटम को ऐसे क्या से डिनोट करते हैं? पी से, तो क्या देखने को मिलेगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो जब मास इंटू वेलोसिटी है और मास नहीं दिखे कैसे हो सकता है? तो मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके साथ में हम लोग मास के बारे में जानेंगे। फिर देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है बताइए? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द रेस्ट स्टेट, यानी कि बोल रहा है कि हम लोग मोमेंटम का बात करेंगे कब? जब वो स्टेट रेस्ट का होगा, यानी कि रेस्ट पोजीशन का बात होगा, उसमें मोमेंटम क्या होगा। तो क्या है, आपको बताना पड़ेगा, आप खुद बता सकते हैं कैसे। ये मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी लिखा हुआ है। और रेस्ट का मतलब क्या? कि वेलोसिटी 0। और जब ये वेलोसिटी 0 होगा तो मोमेंटम आपका 0 नहीं होगा, यानी कि रेस्ट में मोमेंटम क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा। मोमेंटम का एसआई यूनिट के बारे में भी बात करेंगे। देन उसके बाद कुछ हम लोग उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, है कि नहीं? कंसेप्ट तो है ही, कंसेप्ट से सारा चीज आपका क्लियर होते जाएगा, लेकिन देन उसके बाद 1-2 क्वेश्चन कर लेने से आपका होता क्या है, को कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट के छोड़ के सेकेंड पे आएंगे और फिर देन उसके बाद हम लोग थर्ड पे आएंगे, यानी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ हम लोग तीनों कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में है ये जो ऐसे टॉपिक है आपका सीबीएसई सिलेबस से हट चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन ये छोटा टॉपिक है, हम आपको बता देंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसे डिलीट हो चुका है लेकिन कोई टेंशन लेने का बात नहीं। क्या जो सब आ रहा है वो आपको आ रहा है? नहीं, तो इसलिए डिलीट वाले को ऐसा नहीं समझिएगा कि डिलीट है, छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो
तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें इंट्रोडक्शन में क्या है। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए लिखा गया है क्या, वही फोर्स का डिफाइन जो आप क्लास 8 तक पढ़ते आ रहे हैं। लिखा गया है क्या कि इट इज द फोर्स दैट एनेबल अस टू डू एनी वर्क, है कि नहीं। फोर्स वो चीज है यानी कि बिना उसके कुछ हम लोग काम को कर ही नहीं सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, टू डू एनीथिंग, किसी भी काम को करने के लिए, आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। फिर से वही बात क्या कि जब हम लोग किसी चीज को पुश और पुल करते हैं वो क्या है, ये पुल और पुश क्या है, तो एक तरह से फोर्स है। इसी के कारण से तो फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखिए कि टू ओपन ए डोर, यानी कि किसी चीज का आप क्या कर रहे हैं, डोर को ओपन कर रहे हैं। ऐसे आप समझिए घर का दरवाजे को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। आइदर वी पुश और पुल इट, उसको पुश करिए पुल करिए, और ड्रॉवर पुल टू ओपन द पुश टू द क्लोज। अब ये सब क्या लिखा हुआ है, आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो आप दिन रात कर रहे हैं, इसमें क्या आपको बताना है, किसी चीज को पुश करना पुल करना, ये सब क्या है, तो फोर्स है। ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो इसका इफेक्ट है ना उसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इफेक्ट से ही हम लोग यहाँ पर फोर्स को रिलेट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इफेक्ट में आते हैं। फोर्स ऑफ इफेक्ट क्या है, यहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा फोर्स के बारे में, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखा गया है इफेक्ट ऑफ फोर्स में, ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा गया है इफेक्ट ऑफ फोर्स में, लिखा गया है कि फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन ऑब्जेक्ट। क्या लिखा गया है कि फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स जो है किसी चीज को क्या कर सकता है, रेस्ट में भी ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए फुटबॉल कैन सेट टू मूव बाई किकिंग इट बाई अप्लाइंग ए फोर्स। अब देखिए मान लीजिए ये दोनों रिलेशन, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको खुद से रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि फुटबॉल पड़ा हुआ है, हम लोग उसको जब तक छेड़ेंगे नहीं तब तक इधर उधर नहीं जाएगा, और फिर नहीं तो उस पर फोर्स लगाएंगे, पैर से मारेंगे तो क्या होगा, मूव करेगा। और यदि मूव कर रहा है उसको पैर से पकड़ के रोकेंगे तो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बिना फोर्स को ना किसी को मोशन में ला सकते हैं और ना किसी को रेस्ट में ला सकते हैं। तो फोर्स दोनों जगह जरूरी हो गया है कि नहीं, रेस्ट में के लिए भी और मोशन में भी। तो यही बात वो लिखा हुआ है क्या कि किसी चीज को आपको क्या करना है, स्टेशनरी बॉडी है उसको मूव कराना है तो आपको फोर्स देना पड़ेगा, या उसको रोकना है, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, है कि नहीं, या उसको रोकना भी है तो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग ए ब्रेक्स, ब्रेक लगाना है तो क्या लिखा हुआ है, रनिंग ए साइकिल फॉर रनिंग ए व्हीकल कैन बी द स्टॉपेड। यानी कि जो चीज चल रहा है उसको आपको स्टॉप करना है तो भी क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। या साइकिल चल रहा है, व्हीकल चल रहा है कि नहीं, गाड़ी उड़ी चल रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज होता है। अब बोलेंगे कैसे, देखिए बचपन का याद होगा आप लोग का क्या कि कभी कभी कोई हम लोग 2-3 दोस्त चलते थे तो क्या करते थे, पैर कोई फंसा देता था, ऐसे थोड़ा सा इधर क्या कर दिया, उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया, पता चलता था कभी कभी तो गिर भी गया। तो सब क्या है, फोर्स लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। या मान लीजिए कोई पर्सन उधर से दौड़ते आ रहा है, थोड़ा सा धक्का दे दिए, क्या हो जाएगा, उसका जो पोजीशन है ये सीधे आपके तरफ आ रहा है, धक्का दिए चल गया उधर, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। या फुटबॉल में भी आपको देखने को मिलता होगा क्या कि कोई पैर से ऐसे मारता है, उसको डायरेक्शन को चेंज करता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में उसको ले जाना रहता है उसके तरफ किक करता है कि नहीं। तो ये सब आपको बताया जा रहा है क्या कि कोई रेस्ट में रहेगा उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स का जरूरत है, यदि मोशन में है रेस्ट में लाना है तो भी फोर्स का जरूरत है, और यदि मोशन में है उसको डायरेक्शन को चेंज करना है तो भी फोर्स का जरूरत है। वही बात लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बाई अप्लाइंग ए फोर्स दैट बाई मूविंग ए हैंडल डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाईसाइकिल कैन चेंज्ड, सिमिलरली मूविंग स्टीयरिंग डायरेक्शन ऑफ द रनिंग व्हीकल्स चेंज। अब ये बताया गया क्या कि किसी चीज का डायरेक्शन को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए आप स्टीयरिंग को ऐसे कर रहे हैं तो उसमें फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, साइकिल बाइक को ऐसे टर्न कर रहे हैं तो फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी कि उसमें डायरेक्शन में चेंजेस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसी का बातें कर रहा है कि नहीं, यानी कि हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना होगा तो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। देखिए और उसके बारे में पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट और है, और ये सब हमारे लिए बेहद जरूरी है, और एक बार समझ जाएंगे तो इसको कभी नहीं भूलिएगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत ऐसे भी नॉर्मल है। क्या लिखा हुआ है
कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड, क्या बोला है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल्स कैन द इंक्रीज और अप्लाइंग ए ब्रेक्स स्पीड ऑफ रनिंग व्हीकल कैन बी डिक्रीज। यानी कि हम लोग फोर्स से किसी चीज का स्पीड को बढ़ा सकते हैं और किसी चीज का स्पीड को घटा भी सकते हैं। यदि मेहनत करके आप सफलता पा सकते हैं तो मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता कभी मिलेगा भी नहीं। कहने का मतलब क्या, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऊंचाई पे जाना चाहते हैं कि फिर नीचे ही रहना चाहते हैं, अब आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। वही बात क्या है कि फोर्स दोनों जगह जरूरत है, क्या फोर्स तो दोनों जगह जरूरत है। आपको देखना है कि हमको स्पीड बढ़ाना है कि स्पीड कम करना है। यदि स्पीड बढ़ाना है तो भी फोर्स लगाना होगा, यदि स्पीड को कम करना है तो भी फोर्स लगाना होगा। तो आप किस डायरेक्शन में लगाते हैं ये बहुत मायने रखता है कि नहीं। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, फोर्स कैन चेंज द शेप, किसी चीज का शेप चेंज करने में और साइज चेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मान लीजिए आप बहुत सारा देखते होंगे रबर बैंड जो रहता है नॉर्मल पोजीशन में रहता है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं उसका साइज चेंज हो जाता है कि नहीं। तो सब क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो साइज उसका चेंज हो रहा है, यानी कि फोर्स से शेप और साइज भी चेंज हो जाता है। देन उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऐसे आपको एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है, आप इसमें एक्सपर्ट हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या बाई हैमरिंग ए ब्लॉक ऑफ मेटल कैन टर्न इनटू द थिन शीट, बाई हैमरिंग ए, ठीक है, स्टोन बी ब्रोकन इनटू द पीसेज। ये सब बताया गया क्या कि जैसे मान लीजिए एक मेटल का ब्लॉक है, उसको हथौड़े से जब हम लोग पीटेंगे तो क्या होगा, सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है, फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है। और स्टोन को जब हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा स्टोन रहता है, जब उसको हम लोग हथौड़े का चोट देते हैं तो टूट के बिखर जाता है, छोटा छोटा हो जाता है। तो छोटा छोटा होने का मतलब क्या, उसका साइज में चेंजेज आ रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अब देखिए ये बात यहां बनता है क्या कि फोर्स कितने तरह के होंगे, तो ये फोर्स जो बात हो रहा है ये दो तरह के होंगे। कौन कौन सा, एक बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। यानी कि बैलेंस फोर्स का मतलब क्या, तो आप यहां से एकदम जनरली सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या, जिसका सब चीज बैलेंस हो, जितना इधर से फोर्स लग रहा है उतना ही उधर से फोर्स लग रहा है, यानी कि सब चीज उसका बैलेंस चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या, दोनों तरफ का जो फोर्स है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, जिसके कारण क्या होगा, उसमें पोजीशन में चेंजेज आपको देखने को मिलेगा, वो रेस्ट में नहीं रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेगा, तो अनबैलेंस फोर्स। आइए एक एक करके हम लोग बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस फोर्स होता क्या है, आपका एकदम डिफाइन लिखा हुआ है, सीधे तरीके से आप इसको देखेंगे कि जिसका रिजल्टेंट फोर्स जो है, यानी कि जिसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। और जीरो का मतलब क्या, यानी कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, इधर से भी फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है, और इधर से भी फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। तो कैसा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, दोनों तरफ से बराबर का मामला है, तो कैसा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। देखिए वही लिखा हुआ है क्या कि इफ द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द जीरो इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी कि जिसका रिजल्टेंट, या आप इसको बोल सकते हैं टोटल फोर्स जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, तो जीरो होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन से भी 20 न्यूटन का लग रहा है और उस डायरेक्शन से भी 20 न्यूटन का लग रहा है, तो नेट जो आने वाला है क्या है, जीरो आने वाला है, क्योंकि एक मान लीजिए इधर जाएगा पॉजिटिव और एक इधर जाएगा नेगेटिव, काम क्या हो गया, खत्म हो गया, दोनों बैलेंस कर लिया एक दूसरा को। एज फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इन द टग ऑफ वार if the both team apply the similarly magnitude of the force opposite direction, rope does not move in the either side. This happen because balance force is the resulted applied the force becomes zero. कहने का मतलब क्या, देखिए इसमें यही है, आप सारे चीज को समझेंगे है कि नहीं, ये सब एग्जाम्पल आपको समझने के लिए है। ये आप एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका 2 पर्सन खड़ा है, क्या है, 2 पर्सन लोग हैं, एक इधर है, आप यहाँ टीम भी मान सकते हैं, पर्सन से देखेंगे तो आपको समझना थोड़ा आसान होगा। और ये दोनों क्या कर रहा है, एक रस्सी को खींच रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि इधर वाला जितना फोर्स लगा रहा है खींचने के लिए उसको, इधर वाला भी उतना ही लगा रहा है, बता देते हैं आपको 10 न्यूटन दोनों का, है कि नहीं।
तो क्या रस्सी किधर भी जाएगा? क्या रस्सी मूव नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? सिंपल सा फंडा है कि जैसे मान लीजिए ये जितने खींच रहा है उतना ही ये भी खींच रहा है, तो रस्सी इधर उधर नहीं होने वाला है, मामला जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा, है कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि जब क्या करेंगे, एक रस्सी को दो पर्सन यदि खींच रहे हैं और दोनों फोर्स क्या कर रहा है, सेम अप्लाई कर रहा है, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि रस्सी किसी के तरफ जा नहीं रही है। क्या हो रहा है? किसी के तरफ रस्सी जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि फोर्स दोनों तरफ इक्वल है, बैलेंस फोर्स है। यही आपको समझना था एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए उसके बारे में और क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस फोर्स डू नॉट काउजेज एनी चेंज ऑफ स्टेट एंड ऑब्जेक्ट, बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस फोर्स होता है किसी चीज का पोजीशन को चेंज नहीं हो करता है। क्यों नहीं करता है? बोला है कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। कैसे चेंज होगा? अभी रस्सी का केस देखे क्या कि हम भी खींच रहे हैं, उधर वाला भी खींच रहा है, तो चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है, बैलेंस लग रहा है। तो इसमें आपका जो स्टेट है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होता है। दूसरा बात क्या बोला है कि बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और बैलेंस फोर्स जब भी होगा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। यानी कि इधर वाला 10 न्यूटन लगा रहा है तो उस साइड वाला भी 10 न्यूटन लगाएगा, इधर वाला यदि 20 लगा रहा है तो उधर वाला भी 20 लगाएगा। कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड जो होगा, वैल्यू जो होगा, इक्वल होगा। और इक्वल के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब ये नहीं कि हम भी खींच रहे हैं इधर, वो भी खींच रहा है इधर, तब तो इधर ही ना आएगा रस्सी। क्या होगा? हम इधर खींच रहे हैं, वो उधर खींच रहा है, तो रस्सी क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। ये समझना था कि क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ये बात को आपको याद रखना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है कि बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी चीज का शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो जो रस्सी था वो रबड़ का रहता तो क्या होगा? वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो दोनों तरफ से खींचेगा, है कि नहीं? दोनों तरफ से बस क्या होगा? खींचेगा, लेकिन रहेगा क्या? बैलेंस ही रहेगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन फोर्स आर अप्लाइड फ्रॉम द बोथ साइड ओवर ए बैलून द साइज एंड शेप ऑफ बैलून इज चेंज। अब बैलून का एग्जाम्पल लिया, हम रबड़ का लिए, दोनों बात क्या है? एक ही है। जैसे बैलून का है, दोनों हैंड से हम खींच रहे हैं, बीच में बैलून है, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, उसका शेप क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन फोर्स कैसा है? तो बैलेंस फोर्स है। फोर्स कैसा है? बैलेंस है, लेकिन उसका शेप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसका? बैलून का हो, रबड़ का हो, तो शेप चेंज हो सकता है, लेकिन मामला ये नहीं को इस तरफ आ गया उस तरफ आ गया, क्योंकि क्या होगा? मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल रहता है और डायरेक्शन अपोजिट रहता है, जिसके कारण से क्या होता है? उसमें स्टेट में चेंजेस नहीं देखने को मिलता, उसका पोजीशन में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है कि नहीं? देखिए नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट में है अनबैलेंस फोर्स। जब बैलेंस पढ़ लिए तो अनबैलेंस भी पढ़ेंगे, है कि नहीं? कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? तो अनबैलेंस उसका सीधा उल्टा होगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स क्या होता था? जीरो होता था, और इसका जीरो नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जिसका रिजल्टेंट फोर्स जो है जीरो से बड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। यानी कि जिसका रिजल्टेंट फोर्स जो हो वो जीरो नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज अप्लाइंग बैलेंस फोर्स। क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है क्या कि यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको क्या करना है? मूव कराना है, तो किसके कारण से? अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स। किसके कारण से? तो अनबैलेंस फोर्स के कारण से होता है। यहां अनबैलेंस कर लीजिएगा। क्या? यदि ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है और उसको मूव कराना है, तो वहां फोर्स कैसा लगना चाहिए? अनबैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि जब तक अनबैलेंस नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव ही नहीं करेगा। ये आपका सिंपल फंडा है कि नहीं? देखिए आगे, अब कुछ लिखा हुआ है क्या? बैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग, यानी कि ये सब बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में देखने को मिलेगा। किसमें? अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट, मूविंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी रुका हुआ ऑब्जेक्ट को क्या करता है? वो चलाने लगता है, अनबैलेंस फोर्स। यानी कि वो रुका हुआ है कब? जब तक बैलेंस है, और इधर उधर से फोर्स ज्यादा लगेगा तो उसमें मूवमेंट आ जाएगा, है कि नहीं? फिर क्या कर रहा है? इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका स्पीड जो है बढ़ाने का काम करता है। कौन? तो अनबैलेंस फोर्स। फिर क्या बोल रहा है? डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड को कम करना है
तो भी वहां फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है? तो अनबैलेंस फोर्स काम करता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रोकने का भी काम करता है। कौन करता है? तो बताइए आप। तो ये आपका अनबैलेंस फोर्स करता है। सबका सब कौन कर रहा है? अनबैलेंस फोर्स कर रहा है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और किसी चीज का शेप और साइज को चेंज करने का काम करता है कौन? तो अनबैलेंस फोर्स करता है कि नहीं? ये सब अनबैलेंस फोर्स के कारण से सब होता है। क्या कि कोई ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है तो मूव करने लगेगा, किसी चीज का स्पीड हम लोग बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं और उसके शेप और साइज में चेंजेस देख सकते हैं। किसके कारण से? तो सबका सब एक ही कारण है, क्या? अनबैलेंस फोर्स। देखिए नेक्स्ट, अब यहां से आता है आपका लॉज ऑफ मोशन। क्या लॉज ऑफ मोशन क्या होगा? देखिए लॉज ऑफ मोशन भी आपका बेहद अच्छा टॉपिक है। लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी आपको जानना होगा। लॉज ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है लॉज ऑफ मोशन में। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है कि जो लॉज ऑफ मोशन है, आपको डरना नहीं है। लॉज ऑफ मोशन बेहद अच्छा टॉपिक है, तो इसका मतलब क्या हार्ड रहेगा? नहीं। क्या लिखा हुआ है कि जो गैलीलियो थे, गैलीलियो फर्स्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है कि गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट द ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। यानी कि गैलीलियो को कहना था क्या कि यदि ऑब्जेक्ट पर हम लोग किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी तरह से आराम से मूव करते रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपका किसी तरह से प्रेशर नहीं बनाया जाए, मान लीजिए कि टीचर का प्रेशर नहीं हो, पेरेंट्स का प्रेशर नहीं हो, तो नॉर्मल तरीके से आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं 1-2 घंटा आराम से मौज मस्ती करते हुए उसी तरह से पढ़ते रह जाइएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी टीचर का प्रेशर आता है स्कूल में कि हमको प्रोजेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे मार्क्स है, और फिर नहीं तो बोर्ड का प्रेशर आता है। तो उस समय आपका क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होने से आप ऑटोमेटिक उस समय क्या करते हैं, अपने टाइम को इंक्रीज कर लेते हैं, स्टडी टाइम को क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो वही बात यहां भी है। क्या कि गैलीलियो को कहना क्या था कि कोई, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। कब तक? जब तक हम लोग कुछ उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक। फिर क्या लिखा हुआ है कि दिस मीन्स, क्या उसका मतलब क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द फ्रिक्शनल लेस पाथ, ठीक है, एंड नो अदर फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग विथ फॉर एवर, दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? वो बोलना चाह रहा है कि हम लोग ऐसे सरफेस पे ऑब्जेक्ट को चलाएंगे जहां क्या होगा, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या? फ्रिक्शन भी तो एक तरह का फोर्स है, वो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो ऐसा सरफेस का बात कर रहा है जहां फ्रिक्शन लेस हो, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग एक बार मूव करा दिए तो क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक। ये बात कर रहा है कि नहीं? फिर बोल रहा है क्या कि बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस ये हम सोच सकते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है कि बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्स इज इम्पॉसिबल। यानी कि अनबैलेंस फोर्स को हम लोग जीरो करना इम्पॉसिबल है। अब ये नहीं कि सब चीज आप मनगढ़ंत बना लीजिए, है कि नहीं, वो सब आपका पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर एंड मेनी अदर फोर्सेज आर ऑलवेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कुछ चीजें ऐसा है जो हमेशा क्या करता रहता है, वर्क करते रहता है। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा क्या है तो फोर्स ऑफ एयर, एयर का जो फोर्स है वो, और मेनी अदर फोर्सेज, कुछ हमेशा फोर्सेज उस पर क्या रहते हैं, लगते रहते हैं। तो सबको जीरो करना पॉसिबल नहीं है, वो बातें बोलना चाह रहा है। फिर देखिए उसके बाद क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है आपका। क्या? न्यूटन लॉ, और उसका न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ध्यान से देखेंगे क्या है न्यूटन का लॉ। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि काश, जब ग्रेविटेशन चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि न्यूटन के सर पर सेब ही क्यों गिरा, काश नारियल गिर जाता, हम लोग को ये लॉ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? समझ रहे हैं ना
नारियल का आप लोग जान ही रहे हैं वजन क्या रहेगा और गिरेगा तो क्या होगा। तो ये बोला जाता है क्या कि न्यूटन सेब ही क्यों गिरा, नारियल गिर जाता हम लोग को ये पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, कुछ काम का ही है। चलिए ध्यान दीजिए कैसे क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखा हुआ है कि न्यूटन स्टडी द आइडिया ऑफ द गैलीलियो एंड गिव द 3 लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन ने स्टडी किया किसके आइडिया पे, तो गैलीलियो के आइडिया को स्टडी किया और फिर उसके बाद 3 लॉ दिया। कितने लॉ दिया? 3 लॉ दिया। दिज लॉ आर नन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसको क्या बोलते हैं उस लॉ को? जैसे देखते हैं ना कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि अपने नाम पे रख देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का राजेश नाम है तो रख देता है क्या, राजेश टीचिंग सेंटर या राजेश कोचिंग सेंटर, ऐसे नाम रख देता है। क्या, क्यों रखता है? क्योंकि अपने नाम पे लोग रख लेते हैं ताकि वो उसका पहचान बने। उसी तरह न्यूटन जी ने क्या किया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि लॉज ऑफ मोशन जो था वो अपने नाम पर शिफ्ट कर लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रख लिए, है कि नहीं। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ भी बेहद आसान है, आपको उसको हम लोग लॉ ऑफ इनेर्शिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ इनेर्शिया भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्या लिखा हुआ है? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपेल्ड टू द चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, यदि आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मोशन में है, तो वैसे ही मोशन में चलता ही रहेगा। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है क्या, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यदि उसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक। इसका बोलने का मतलब वही है कि नहीं। ये न्यूटन का आपका फर्स्ट लॉ था। देन उसके बाद देखिए सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है। उससे पहले हम लोग को क्या, फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्या है एक्सप्लेनेशन में आपका। देखिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग को क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है क्या, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, देन इट विल बी रिमेन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये तो बात वही है। क्या लिखा हुआ है कि सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट टू चेंज इट्स स्टेट। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा जब तक हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट टू चेंजिंग दियर स्टेट। यानी कि कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि सब क्या चाहता है, सब ऑब्जेक्ट यही चाहता है कि जिस पोजीशन में हम हैं उसी पोजीशन में रहें। क्या आप ही नहीं चाहते हैं? आप भी चाहते हैं। यदि आप सोए रहते हैं और कोई आपको जगाए उस समय तो आपको कितना गुस्सा आता है। यानी कि जिस पोजीशन में आप रहते हैं उसी पोजीशन में आप रहना चाहते हैं। लेकिन ये पढ़ाई के साथ उल्टा रिलेशन है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा चाहते हैं कि पढ़ते ही रहें, लेकिन वही उसके बाद दूसरा एक्टिविटी देखा जाए, यानी कि उसके अदर एक्टिविटी में देखा जाए, जैसे मोबाइल चलाने का हुआ, सोने का हुआ, उसमें आप क्या चाहते हैं, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में पड़े रहें, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमको नहीं लगे, है कि नहीं। तो वही यहां भी बोल रहा है क्या कि दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट टू चेंजिंग दियर स्टेट। यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या चाहते हैं कि हम अपने स्टेट को चेंज न करें। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाई अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। यानी किसी चीज का स्टेट चेंज करना है, किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है, तभी पॉसिबल है जब उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। यानी कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो पॉसिबल नहीं है। देन देखिए नेक्स्ट, यहां आता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मोशन इन एवरीडे लाइफ। यानी कि हम लोग के लाइफ में इसका क्या देखने को मिलता है कि नहीं, और उसको हम लोग रिलेट करेंगे। ये आपको यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेट करके देखेंगे, आपको एकदम पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। पहले आप देखिए इसमें क्या बोला है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एवरीडे लाइफ। यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यूजेज हमारे एवरीडे लाइफ में क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्टिंग मूविंग
सडनली। यहां से लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलता है क्या कि यदि आप बस में खड़े हैं या बैठे हैं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए पर्सन को खड़ा मान के चल रहा है कि नहीं। व्हेन बस इज स्टार्ट मूविंग, अब बोल रहा है क्या कि यदि बस रेस्ट पोजीशन में है, आप भी क्या हैं, बैठे हुए हैं, यदि बस क्या करता है, बढ़ना चालू करता है, आगे की तरफ मूव करना चालू करता है, तो आप क्या होते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं बताइए, बस आगे की तरफ बढ़ता है, आप पीछे की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि आप बैठे हुए हैं, रेस्ट पोजीशन में हैं, तो आप अभी भी चाह रहे हैं कि हम रेस्ट पोजीशन में रहें, बैठे ही रहें, लेकिन बस आगे की तरफ गया, जिसके कारण से क्या हुआ, जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पार्ट है, वो क्या होता है, बस के साथ मोशन में चला जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला बॉडी का पार्ट है वो क्या रहता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इस कारण से क्या होता है, हम लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ये आपको यहां से वही बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि दिस हैपन बिकॉज ये कब होता है, द पर्सन एंड द बस बोथ आर इन द रेस्ट, यानी कि उस समय होगा जब क्या होंगे, शुरू स्टार्टिंग में क्या होगा कि बस भी रेस्ट में है और पर्सन भी रेस्ट में है। इट इज नॉट मूविंग बट द बस स्टार्ट मूविंग, द लेग्स ऑफ पर्सन स्टार्ट मूविंग along with बस बट द रेस्ट पोर्शन ऑफ बॉडी हैज द टेंडेंसी टू क्या रिमेन्स इन द रेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फॉल्स बैकवर्ड इफ इट इज नॉट अलर्ट। यदि आदमी वो अलर्ट नहीं होता है तो क्या होता है, उसका चांस पीछे की तरफ गिरने का हो जाता है। कब, मान लीजिए ऐसा है कि बस भी क्या है, रेस्ट में है और पर्सन भी क्या है, रेस्ट में है, कुछ इस तरीके से। देखिए छोटा सा एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका बस है और इसमें एक पर्सन खड़ा है, दोनों रेस्ट में है, तो अब तक तो ठीक है, दोनों क्या है, ठीक है। लेकिन बस क्या होगा, जब आगे की तरफ मूव करेगा तो फिर कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपका बस रहा है और पर्सन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पर्सन क्या होगा, पीछे की तरफ गिरने लगेगा। जब बस आगे की तरफ मूव होगा तब पर्सन पीछे की तरफ आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले से रेस्ट में है, बस के साथ क्या है, इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बस रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। अभी भी ये चाह रहा है क्या कि हम रेस्ट में रहें, लेकिन बस आगे की तरफ बढ़ गया तो इसका जो नीचे का पोजीशन है, पार्ट है बॉडी का, वो आगे की तरफ चला गया, लेकिन ऊपर वाला अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण से क्या देखने को मिलता है कि आपको झटका पीछे का लगता है कि नहीं। तो फिर उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। वही बात इसमें लिखा हुआ है कि आपको जर्क लगेगा, पीछे की तरफ ऐसे लगेगा, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड भी आपका इजी है, उसी से रिलेटेड है। सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला है क्या कि पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस, ठीक है, फॉल्स फॉरवर्ड ड्राइव अप्लाइज ब्रेक्स, यानी कि क्या बोला है कि ड्राइवर जो है वो क्या करता है, ड्राइवर लिखा हुआ है क्या, जब ब्रेक अप्लाई करता है तो लोग क्या होते हैं, यानी कि जो पर्सन खड़े रहते हैं आगे की तरफ गिरते हैं। अरे क्यों गिरते हैं बताइए, इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि बस भी मूव कर रहा है, आप भी क्या है उसके साथ मोशन में है, और एकाएक क्या होता है, बस आ गया रेस्ट पोजीशन में, तो आपका जो नीचे का पोर्शन है वो क्या आ गया, रेस्ट पोजीशन में आ गया, लेकिन ऊपर वाला जो बॉडी का पार्ट है मोशन में ही है। तो जैसे ही नीचे वाला पोर्शन आया रेस्ट पोजीशन में और ऊपर वाला पार्ट क्या है, मोशन में है, तो आप आगे की तरफ जाएंगे, कहां जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो इसी कारण से क्या होता है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में झटका लगता है, यानी कि बस तो चल रहा था, आप भी उसके साथ मोशन में थे, एकाएक बस क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन में आया ब्रेक अप्लाई करने पर, तो आपका नीचे वाला पोर्शन क्या आया, रेस्ट पोजीशन में आया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन अभी भी चाह रहा है क्या कि हम मोशन में रहें, जिसके कारण से झटका लगता है आगे की तरफ, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट वही बात लिखा हुआ है क्या कि दिस हैपन, ये कब होता है, क्यों होता है, उसके बारे में लिखा है कि दिस हैपन बिकॉज व्हेन ए बस इज मूविंग द पर्सन इज स्टैंडिंग इन इट इज ऑल्सो इन मोशन, यानी कि जब बस मूव करता है तो पर्सन भी उसके साथ क्या रहता है, मोशन में रहता है, along with बस, बस के साथ। बट द व्हेन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स द स्पीड ऑफ बस डिक्रीजेज, और जब क्या करेगा, ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करेगा तो बस का स्पीड क्या होगा, कम होगा सडनली, और बस कम्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और धीरे धीरे क्या होगा, अचानक से एकाएक क्या होगा, बस रेस्ट में आ जाएगा। In this condition, the leg of the person which are in the contact with the bus come in the rest, while the rest part of the body tendency to remains in motion. Because of this, person falls forward. कब? if he is not alert. यानी कि वही मिला जुला के इतनी लंबी चौड़ी बात क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि यदि बस मूव कर रहा है तो आपका भी क्या है, बॉडी मोशन में है। यदि बस एकाएक क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करने के कारण से रेस्ट में आता है,
तो जो हम लोग के नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट अभी भी टेंडेंसी उसका क्या रहता है कि हम मोशन में रहें, जिसके कारण से वो क्या होता है, झटका लगता है और आगे की तरफ गिरता है कि नहीं, यदि अलर्ट नहीं रहा तो। इसीलिए तो हम लोग बस में पकड़ के खड़े रहते हैं या ट्रेन में, जो भी बात हो, है कि नहीं। देखिए उसके बाद थर्ड में क्या है, इसमें लिखा गया है क्या कि बिफोर हैंगिंग, क्या, बिफोर हैंगिंग वेट क्लॉथ, यानी कि पहले देखिए टांगने से पहले, जैसे मान लीजिए कि कोई भीगा हुआ क्लॉथ रहता है, हम लोग को उसको सुखाना है, उससे पहले बोला है क्या कि बिफोर हैंगिंग वेट क्लॉथ्स ओवर ए लॉन्ड्री लाइन usually many jerks are given to the cloths to get them dried quickly because of jerk droplet of water from the pores of the cloth falls on the ground and reduces the amount of water in the cloth dries them quickly। बोल क्या रहा है, एक क्या बोलना चाह रहा है आपसे, जैसे मान लीजिए कोई भींगा हुआ कपड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कहीं डालने से पहले, उसको लटकाने से पहले उसको जोर जोर से झाड़ते हैं। क्यों झाड़ते हैं, इसलिए झाड़ते हैं कि मान लीजिए को कपड़ा जो है उसके साथ क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, वो रेस्ट पोजीशन में है, क्या है, रेस्ट पोजीशन में, लेकिन आप एकाएक झाड़ेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट अभी भी क्या चाहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहना चाहेगा, और कपड़ा क्या हो गया, मोशन में आ गया, तो पीछे ही अभी रहना चाहेगा, तो इसके कारण से क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट सब गिर जाता है। और फिर उसके बाद यदि आप उसको कपड़े को लटकाते हैं, हैंग करते हैं, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, वो कपड़ा जल्दी सूख गया। क्यों, क्योंकि जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर अमाउंट था वो क्या हो गया, बाहर आ गया, तो जिसके कारण से जल्दी सूखेगा। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि कपड़ा को लटकाने से पहले 2-4 बार झाड़ते हैं, है कि नहीं, कभी तो किए होंगे। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हेन द सडनली क्लॉथ आर मेड इन द मोशन बाय गिविंग जर्क, उसको जर्क्स लगता है, द वाटर ड्रॉपलेट इन द हैव द टेंडेंसी टू रिमेन्स इन रेस्ट एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्लॉथ्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। यानी कि अभी भी जो वाटर ड्रॉपलेट है क्लॉथ में का, वो चाहता है कि हम रेस्ट में रहें, लेकिन हम लोग को एकाएक झटका देने से उसको क्या होता है, वो टेंडेंसी, वो तो अभी चाहता है रेस्ट में रहें, लेकिन वो कपड़ा क्या हुआ, तेजी के साथ मोशन में आया, जिसके कारण से वाटर ड्रॉपलेट वहां से नीचे गिर जाता है, ग्राउंड पे गिर जाता है कि नहीं, यानी कि उस अलर्ट नहीं रहता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में आपको बताया गया है क्या कि व्हेन द पाइल्स, क्या, व्हेन द पाइल्स ऑफ क्वाइन ऑन द कैरम बोर्ड, क्या बोला है कि व्हेन द पाइल्स ऑफ ए क्वाइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट बाय ए स्ट्राइकर क्वाइन, क्या, इज हिट बाय ए स्ट्राइकर क्वाइन ओनली एट द बॉटम मूव्स अवे लिविंग रेस्ट ऑफ द पाइल्स क्वाइन एट द सेम प्लेस। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कैरम बोर्ड खेल, उसको हम लोग एक पर एक क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और जब आप उसको क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर वाला ऐसे के ऐसे ही है और नीचे वाला क्या हो गया, एक स्लाइड करके चला गया। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, यानी कुछ आपको इस तरीके से ऐसे रखा हुआ रहता है बीच में, और जब आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको स्ट्राइक करेंगे थ्रो करके, तो ये नीचे वाला मूव कर गया, ये नीचे वाला इधर आ गया, बाकी सब वैसे ही वहां बैठ गया। क्यों, क्योंकि सब रेस्ट में है, तो सब चाहता क्या है कि हम रेस्ट में रहें, और जिस पे झटका लगा वो तो निकल गया, बाकी सब ऊपर वाला पार्ट क्या रह गया। जैसे क्या होता था, बस मूव करता था तो नीचे वाला पार्ट मूव कर जाता था, ऊपर वाला पार्ट अभी भी चाहता था क्या कि हम रेस्ट में रहें। उसी तरह से ये वाला क्या होगा, नीचे वाला पार्ट आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो क्या रहेगा, अभी भी रेस्ट में रहेगा, और ये मोशन में चला जाएगा। वही बात इसमें लिखा हुआ है, क्या, ये कब होगा, दिस हैपन बिकॉज व्हेन द पाइल्स इज स्ट्रक with a striker, the coins at the bottom comes in the motion while the rest of coin in the piles has the tendency to remains in the rest, they vertically falls, क्या, they vertically fall the carom board and remain at the same place। बोल क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे, आप इसको बोल सकते हैं, जब रखा हुआ है तो क्या होगा, इसको जब आगे की तरफ थ्रो करिएगा तो ये बस नीचे वाला खसकेगा, है कि नहीं, नीचे वाला खिसक जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, बाकी सब जो है वैसे ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि नीचे वाला का टेंडेंसी, बस ऐसे तो टेंडेंसी सबका है कि हम रेस्ट में रहें, लेकिन नीचे वाला क्या होगा, बस मूवमेंट करेगा, बाकी सबका टेंडेंसी जो रेस्ट में आने का है वो रेस्ट में ही रहेगा, जिसके कारण से आपको देखने को मिलेगा वर्टिकली वो नीचे आके फिर से बैठ गया, एगो खिसक गया, है कि नहीं।
फिर देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में है आपका कि मास और इनेशिया क्या होता है। वो चर्चा तो अभी तक वही चल रहा है, मास और इनेशिया का ही, क्योंकि ये सब इनेशिया का ही लॉ है क्या, कि कोई भी चीज़ का रेस्ट में रहना, मोशन में, है कि नहीं। आप स्टेट ऑफ इनेशिया पढ़ेंगे तो जो उसमें आपको बताया जाता है स्टेट ऑफ इनेशिया में कि इनेशिया ऑफ रेस्ट, इनेशिया ऑफ मोशन, है कि नहीं। तो यानी कि उसमें बताया जाता है वही, जब बस वाला जो डायरेक्शन आपको बताया गया कि जब रेस्ट में रहेगा और मोशन में आएगा तो क्या देखने को मिलेगा, और मोशन में है और जब रेस्ट में आएगा तो क्या देखने को मिलेगा, वही सब बात उसमें भी बताया जाता है कि नहीं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है मास और इनेशिया में, कि मास और इनेशिया क्या है। लिखा गया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रसेस टू गेट डिस्टर्ब स्टेट इज कॉल्ड इनेशिया। क्या बोल रहा है कि इनेशिया का प्रॉपर्टी होता है क्या, को खुद को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप लोग का भी यही प्रॉपर्टी रहता है क्या, पढ़ाई छोड़ के आप लोग जिस चीज में लग जाते हैं उसको लगता है कि इसको करते ही रहें, इसमें डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह से मान लीजिए कि आपका मोबाइल 200% चार्ज है और रील देख रहे हैं तो क्या चाहेंगे, चार्जर खोस के देखें, लेकिन देखें इसमें डिस्टर्ब नहीं हो, है कि नहीं। लेकिन वही आप पढ़ाई कर रहे हैं, कभी लाइन 5 मिनट के लिए कट गया और लाइट, मान लीजिए अगर आपका इन्वर्टर से चल रहा है, वो लाइट थोड़ा सा धीमा पड़ गया तो आप क्या चाहेंगे कि हम कंटिन्यू पढ़ते रहें, नहीं, लाइन कट गया ना, थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो यानी कि हम लोग का भी टेंडेंसी वही रहता है क्या, पढ़ाई छोड़ करके बाकी सब जगह पर कि जिसमें लग गए उसमें लगे रहें। तो इसमें भी वही है क्या कि इनेशिया का टेंडेंसी होता है, प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच रसेस टू गेट डिस्टर्ब स्टेट इज कॉल्ड इनेशिया। यानी कि वो हमेशा रोकता है, किस चीज से, डिस्टर्ब होने से रोकता है इनेशिया। यानी कि रेस्ट में है, बिंदास रेस्ट में रहना चाहता है, यदि मोशन में है तो आराम से वो चाहता है कि हम मोशन में रहें, यानी कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो, वो चाहता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनेशिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मास। यानी कि जब हम लोग इनेशिया का मेजरमेंट करते हैं तो मास के थ्रू करते हैं, मास से देखते हैं। इनेशिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और इनेशिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स इनेशिया इंक्रीज विथ इंक्रीज मास एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज मास। अरे जब मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो मास को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, मास को घटाएंगे तो घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अगला भी बढ़ेगा, उसको यदि घटा रहे हैं तो अगला भी क्या होगा, घटेगा। तो मास का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनेशिया। जैसे आपका क्या है, पढ़ाई और टाइम दोनों, जैसे मान लीजिए कि आपका स्टडी टाइम जो है और उसका इंप्रूवमेंट दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आप स्टडी टाइम को बढ़ाते हैं तो आपका इंप्रूवमेंट बढ़ता है, यदि आप इसको स्टडी टाइम को घटाते हैं तो इंप्रूवमेंट आपका घटता है। यानी कि दोनों में रिलेशन कैसा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि नहीं। और यदि वही मोबाइल से रिलेशन देखा जाए आपका पढ़ाई का, तो यदि आपका मोबाइल देखने का ड्यूरेशन बढ़ता है तो स्टडी का टाइम, यानी कि स्टडी का जो लेवल है, इंप्रूवमेंट है, वो कम होगा। कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि आप मोबाइल ज्यादा देर देखेंगे तो आपका पढ़ाई का जो इंप्रूवमेंट है वो कम हो जाएगा, मोबाइल कम देखिएगा पढ़ाई का इंप्रूवमेंट आपका ज्यादा होगा। ये कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है कि नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आपको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ए हेवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनेशिया, यानी कि जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका इनेशिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देन द लाइटर वन, यानी कि जो हल्का है उसका इनेशिया क्या होगा, कम होगा, और जो भारी है यानी कि जिसका मास क्या है, ज्यादा है, उसका क्या होगा, इनेशिया भी ज्यादा होगा। इन अदर वर्ड द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रेसिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनेशिया। यानी कि इसको जनरली बोला क्या जाता है कि सब चीज को रोकना चाहता है, यदि रेस्ट में है तो इसमें चेंजेस नहीं लाना चाहता, उससे चेंज से क्या होता है, बड़ी घबराता है, उसको रेसिस्ट करना चाहता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इस किसका टेंडेंसी है, तो इनेशिया का यही टेंडेंसी है कि नहीं, वही बात लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि सिंस से हेवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनेशिया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हेवी रहेगा उसका इनेशिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो ऑब्जेक्ट क्या बोला है कि दस इट इज डिफिकल्ट टू पुश और पुल ए हेवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड देन द लाइटर वन। बोला है कि इसी कारण से क्या होता है कि भारी ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको हम लोग धक्का करने में असमर्थ होते हैं, इम्पॉसिबल रहता है, लगता है कि धक्का तो दे रहे हैं लेकिन कुछ उसमें चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। वही आपका हल्का ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या धक्का, क्या उसको टांग ही नहीं लेंगे, है कि नहीं। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि आपको जो ऑब्जेक्ट हेवी रहेगा उसका इनेशिया भी क्या रहने वाला है, हेवी रहने वाला है।
यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका लाइटर है, हल्का है, तो उसका इनेर्शिया भी क्या होगा, हल्का होगा, है कि नहीं। और यहां पे आपका ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।